Assalamualaikum. I am Mahwish Kaleem, BOMS Final Prof student of Jamia Tibbia Deoband, represent a presentation on the topic of GERD. GERD stand for GERD, gastroesophageal reflux disease. It is a chronic condition in which stomach acid rising up and food content also refluxes, I mean to say backflow into the esophagus, which is also called as regurgitation. So what it is causes? ये बीमारी होती क्यों है? ये बीमारी होती इसलिए है जब हम ओसोफेगस और स्टमक के बीच में ये जो जंक्शन है इसे हम LES कहते हैं, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। इसका काम ये है कि ये फूड कंटेंट्स को आने से रोकता है और फूड कंटेंट एक बार स्टमक में आ जाए तो वो बंद हो जाता है ताकि फूड कंटेंट बैकफ्लो ना कर पाए। अब इस बीमारी में होता है इसके क्लोजर में डिफेक्ट आने लगती है जिसकी वजह से ये बैकफ्लो ऐसे होता है और सारा कंटेंट मटेरियल माउथ के थ्रू बाहर आ जाता है जिसको कि हम एसिड रिफ्लक्स भी कहते हैं। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। सो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ GERD आर बर्निंग सेंसेशन। पेशेंट आपके पास आएगा और कहेगा डॉक्टर साहब सीने में जलन हो रही है, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में हार्ट बर्न के नाम से जानते हैं। हार्ट बर्न एक्चुअली इस एरिया में होता है जहां LES मौजूद होता है। यहाँ हाइपर एसिडिटी होने की वजह से यहाँ पर बर्निंग सेंसेशन होने लगता है बिहाइंड योर ब्रेस्ट बोन। सेकेंड मोस्ट कॉमन सिम्टम आर रिगर्जिटेशन, जो कि मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, रिगर्जिटेशन ऑफ ओसोफेगस कंटेंट्स इनटू माउथ। थर्ड वन इज एसिडिक टेस्ट इन बैक ऑफ माउथ। आपके माउथ में एसिडिक टेस्ट आएगा। जो आपका बैक ऑफ माउथ है हमेशा एसिडिटी के कारण वो टेस्ट इसका बैड होगा। और इसकी बात करते हैं, हार्ट बर्न टिपिकली ऑकर्स आफ्टर ईटिंग। कुछ हम फास्ट फूड्स खाते हैं या कुछ भी GERD वाले पेशेंट कुछ भी फैटी फूड्स या फ्राइड फूड्स खाते हैं, उसमें ये चीज़ें खाने के बाद तुरंत शुरू होती है और ये वर्सन एट नाइट में ये ज़्यादातर बढ़ जाती है। लेस कॉमन सिम्टम्स में देखते हैं डिस्फेजिया। डिस्फेजिया किसको कहते हैं? डिस्फेजिया डिफ़िकल्टी इन स्वेलोविंग को कहते हैं। या तो पेन होगा या इरिटेशन होगा या फिर कफिंग होगी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। पेन वेन से स्वेलोविंग, सोर थ्रॉटनिंग हो सकती है, चोकिंग हो सकती है, कफिंग हो सकती है, हार्ट बर्न हो सकता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो सकती है। ये सारे इसके लेस कॉमन सिम्टम्स है। अब बात करते हैं इसके अदर सिम्टम्स। अदर सिम्टम्स में आता है नोजिया, वॉमिटिंग। नोजिया होगा, फ्रिक्वेंट बर्पिंग होगी, हमेशा बर्पनेस लगती रहेगी, हमेशा फीलिंग होगा, मतली, उबकाई, ये सब आती रहेगी, इसको हम नोजिया वॉमिटिंग कहते हैं। और चेस्ट पेन होगा, किसी किसी पेशेंट में चेस्ट पेन भी होने लगता है, जो पेशेंट समझने लगता है हमारे दिल के पास कोई पेन हो रहा है इसलिए हमें दिल की कोई बीमारी है, लेकिन वो दिल की कोई बीमारी नहीं होती, दरअसल वो हाइपर एसिडिटी की वजह से होता है। और ऐसे पेशेंट्स में अगर हम इनका BP मेज़र करेंगे तो इन्हें हाइपरटेंसिव आएगी इनकी BP, और इन्हें हमेशा इस एरिया में पाल्पिटेशन महसूस होती रहती है। और सेंसेशन ऑफ लम्प इन योर थ्रोट, हमेशा लगेगा कि गले में कुछ अटका हुआ है जिसकी वजह से भूख नहीं लगेगी, उबकाई आती रहेगी। अब बात करते हैं GERD कॉम्प्लिकेशंस की। कॉम्प्लिकेशंस मीन्स होता क्या है? कॉम्प्लिकेशंस मीन्स इस बीमारी के वजह से जो चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो फर्स्ट वन इज ओसोफेजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ओसोफेगस। ये जो लाइनिंग है ओसोफेगस की ये इन्फ्लेम हो जाती है, ओके। सेकेंड वन इज बात करते हैं ओसोफेजियल स्ट्रक्चर्स की। इस स्ट्रक्चर्स में कुछ स्कार टिश्यू का डेवलपमेंट होता है, जो कि इसकी जो ओसोफेगस है इसमें स्कार टिश्यू का डेवलपमेंट होने लगता है, जो कि इसकी नैरोइंग कर देती है एयरवेज को। थर्ड वन इज बैरेट्स ओसोफेगस। बैरेट्स ओसोफेगस में क्या होता है? कुछ प्री कैंसरस सेल्स फॉर्मिंग होने लगते हैं ओसोफेगस के एरिया में, जो कि लाइनिंग अप कर देते हैं इंटेस्टाइन में। तो इससे बाद में जा कर के ये बीमारी प्री कैंसरस से कैंसर सेल्स में डेवलप हो जाती है। देन बात करते हैं, ऐसे पेशेंट में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है, जैसे रिकरेंट कफिंग मिल सकती है। ऐसे पेशेंट में ये सब चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल सकती है, जैसे कि रिकरेंट कफिंग मिल सकती है, हमेशा वो पेशेंट
खांसता रहेगा, कभी कुछ कभी कुछ, कभी खाने की वजह से, कभी सो रहा है उसकी वजह से हमेशा खांसी आती। डिफ़िकल्टी इन ब्रेथिंग सांस लेने में उसे दिक्कत आ सकती है। और जब हमारा ये जो चेस्ट कंजेशन भी हो जाता है, इसमें होता ये है कि एसिड जो है लंग्स में चला जाता है, जिसकी वजह से लंग इन्फ्लेमेशन हो जाता है और लंग जो है चेस्ट कंजेशन करने लगता है। इसकी वजह से अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है और निमोनिया हो सकता है। अब बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स की। रिस्क फैक्टर्स ऑफ गट क्या क्या हो सकते हैं, मीन्स कि ये बीमारी किन किन लोगों में देखी जाती है, इन बीमारी को किन किन लोगों में देखा जाता है। पहला, ओबेस पर्सन, जो बहुत ज़्यादा मोटे लोग होंगे। अब हालांकि ये मोटे हैं, इनका फैट डिज़ोल्व नहीं हो पाता आसानी से, इसलिए फैटी एसिड की मात्रा इनके अंदर ज़्यादा होती है। और एसिड की मात्रा ज़्यादा है यानी हाइपर एसिडिटी, यानी वो एसिड रिफ्लक्स करके बाहर आएगा ही आएगा। सेकेंड पॉइंट है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में देखा जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो वॉमिटिंग नोजिया आता है वो तो मॉर्निंग सिकनेस की वजह से होती है, लेकिन जो थर्ड ट्राइमेस्टर में एसिड रिफ्लक्स होता है या फूड कंटेंट बाहर आता है वो इस GERD की वजह से होती है। दरअसल होता ये है कि जो बेबी है, वॉर्म में जो बेबी है वो स्टमक पर प्रेशर डालता है, जिस प्रेशर की वजह से आपका रिफ्लक्स मुंह के थ्रू बाहर आ जाता है। अब बात करते हैं स्मोकिंग। स्मोकर्स और एल्कोहलिक पर्सन्स जो चेन स्मोकर्स होते हैं, जैसे हर घंटे स्मोक करने वालों में ये बीमारी ज़्यादातर देखी जाती है। और कुछ सर्टेन मेडिकेशंस हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस कोई यूज़ कर रहा है उसकी वजह से भी GERD हो सकती है। अब बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में हम क्या कहेंगे, इसे अगर पर्सन ओबेज है तो उसे कहेंगे कि अपना मोटापा कम करे, और अगर से उसकी लाइफस्टाइल में कोई दिक्कत आ रही है तो वो अपनी लाइफस्टाइल को सुधारे, और अगर से स्मोकर है तो उसे स्मोकिंग कम करने को कहेंगे। और ओबेस पर्सन में हम ये भी कह सकते हैं कि वो 3 बिग मील्स ना लेकर थोड़े थोड़े घंटे पे छोटे छोटे मील्स ले, जैसे कि पहले वो दलिया ले ले, उसके बाद कोई फ्रूट्स ले ले, फिर दोपहर के टाइम दाल चावल ले ले, फिर शाम के टाइम सूप और ग्रीन सैलेड्स का इस्तेमाल करें एंड अवॉइड करें ट्रिगर फूड्स को लेने से। ऐसे पर्सन्स में हम इन्हें वॉक करने की सलाह देंगे कि खाने के बाद तुरंत लेट ना जाएं, थोड़ा वॉक करें, उसके 2-3 घंटे के टाइम इंटरवल के बाद ही लेटने जाएं। और ऐसे पर्सन का ये जो बेड एरिया होगा ये स्लोपी होगा, इसके हेड साइड जो है वो राइजन अप होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या क्या करा सकते हैं। पहला है बेरियम स्वेलोइंग एक्सरे करा सकते हैं, जिसमें कि हम एक पेशेंट को एक मील देते हैं जिसमें कि बेरियम डालते हैं और उसे वो खाने को कहते हैं, और एक्सरे के थ्रू हम उसको नोटिस करते हैं, क्योंकि बेरियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और एक्सरे के थ्रू वो देखते हैं वो कहाँ कहाँ किस एरिया में जा रहा है। सेकेंड है पीएच मॉनिटरिंग से उसका एसिड लेवल चेक करते हैं और देखते हैं कि एसिड जो बन रहा है वो कब तक डिसॉल्व हो रहा है स्टमक में और कब तक नहीं। थर्ड वन इज EGD स्कोपी, इसोफेजियो गैस्ट्रोडियोडेनोस्कोपी कराते हैं। अब बात करते हैं कुछ मेडिकेशंस की, जैसे कि PPIs, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, और हिस्टामिन 2 रिसेप्टर्स के बारे में बात करते हैं। ये करता क्या है, ये रिड्यूस करता है स्टमक एसिड प्रोडक्शन को। जो स्टमक में एसिड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रहा है, इसको लेने से वो रिड्यूस कम मात्रा में बनता है। अब सेकंड देखते हैं प्रोकाइनेटिक्स। ऐसे पेशेंट को प्रोकाइनेटिक्स दे सकते हैं। वो करता क्या है, स्टमक को बहुत जल्दी डाइजेशन में हेल्प करता है, बहुत जल्दी खाली करता है। थर्ड वन इज एंटासिड। एंटासिड क्या करता है, एंटासिड न्यूट्रलाइज कर देता है जितनी भी एसिड बनी हुई है हमारे स्टमक के अंदर। गट सिम्टम्स, इतने मेडिकेशंस लेने के बावजूद किसी किसी पेशेंट में गट सिम्टम्स फिर भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि कोई पेशेंट है बहुत दिन से PPI पर जिंदा है, लेकिन फिर भी उसे गट सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। और कुछ पेशेंट्स हैं जो लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस नहीं लेना चाहते। इन सारे पेशेंट में हम करते हैं क्या है, निशान फंडोप्लिकेशन करते हैं। निशान फंडोप्लिकेशन होता क्या है, इसमें ये जो फंडस का एरिया है इसे हम 360 डिग्री पर रैप कर देते हैं।
अगर 360 डिग्री पर टोटली रैप करते हैं तो इसे कहते हैं कंप्लीट फंडोप्लिकेशन, और अगर पार्शली रैप करते हैं तो इसे कहते हैं पार्शियल फंडोप्लिकेशन। अब बात करते हैं सर्जरी के वक्त हमें कोई कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है, जैसे कि एक कॉम्प्लिकेशन इसमें है हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया क्या होता है? स्टमक का जो पार्ट है, जो ड्यूडेनम है, उसके नीचे स्टमक सिचुएट होता है। डायफ्राम के ऊपर कुछ पार्ट स्लिप कर जाता है, बल्ज आउट कर जाता है स्टमक का, उसे कहते हैं हाइटल हर्निया। तो सर्जरी करते वक्त ये हाइटल हर्निया को भी हम फिक्स कर देते हैं उसी वक्त। और कुछ पेशेंट्स में, जो गर्ड के पेशेंट्स हैं, उनमें अस्थमा भी देखने को मिलता है, और अस्थमा और गर्ड एक साथ भी हो सकता है। इसकी दो वजह हैं। पहला वजह ये है कि जब एसिड जो है ओसोफेगस से जाता है माउथ के थ्रू, माउथ में ना जा कर के ये लंग्स में एंटर कर जाता है। लंग्स में एंटर करने से पेशेंट को कफिंग सिंड्रोम दिखने लगती है, अस्थमा के सिम्टम्स दिखने लगते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि अगर से पेशेंट रिफ्लक्स हुआ और वो उसके लंग्स में गया, तो वहाँ पर वो एक नर्व इम्पल्स करता है, जिसकी वजह से भी अस्थमा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं हम यूनानी ट्रीटमेंट की। यूनानी ट्रीटमेंट, इसमें हम आंवला दे सकते हैं, सादा आंवला, खुश्क आंवला दे सकते हैं पेशेंट को। निहार मुँह खाने को बोल सकते हैं कि आप सादा आंवला कच्चा खा सकते हैं। सेकेंड, आंवले का मुरब्बा दे सकते हैं। थर्ड वन इज शरबत, अदरक का शरबत पीने को कह सकते हैं इससे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अब बात करते हैं एलो ड्रिंक की। एलो ड्रिंक में होता क्या है? एलो ड्रिंक में एलोवेरा होता है, जो कि कूलिंग इफेक्ट ऑफ ओसोफेगस, हमारे ओसोफेगस को और स्टमक को कूलिंग इफेक्ट देता है। अब बात करते हैं सेकेंड मेडिकेशंस की, जो कि है जवारिश जालीनूस। जवारिश जालीनूस में होता क्या है? इसमें अदरक होता है, इलायची, लौंग और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो कि हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेबल है। अब बात करते हैं हाजमीना, जो कि हमारे कॉलेज में एक अच्छा सिरप माना जाता है फॉर डाइजेशन के लिए। इसके इंग्रेडिएंट्स में पुदीना होता है, अदरक होते हैं और लेमनी होती है। अब बात करते हैं इत्रिफल। इत्रिफल में क्या क्या चीज़ें हो सकती? इत्रिफल ज़मानी, इसके अंदर आंवला, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट करता है आपकी कॉन्स्टिपेशन पे और डाइजेशन इसका क्विकली कराता है, जो कि हमारे कॉलेज में ये इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं इत्रिफल उस्तुकुद्दूस। इत्रिफल उस्तुकुद्दूस किस चीज़ों में काम आता है? उस्तुकुद्दूस डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ स्टमक में काम आता है। हाइपर एसिडिटी होने की वजह से कभी कभी अल्सर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, उसमें इत्रिफल उस्तुकुद्दूस बहुत अच्छा इफेक्ट दे। अब बात करते हैं खमीरा। खमीरा गाँव-ज़बा सादा। खमीरा गाँव-ज़बा सादा एक किस चीज़ों में काम आता है? ये जैसे कि जब पेशेंट को अस्थमा हो जाता है या ब्रोंकाइटिस या न्यूमोनिया हो जाता है, तो उसमें ये खमीरा गाँव-ज़बा सादा इस्तेमाल कराया जा सकता है। जवारिश अनारैन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली इंग्रेडिएंट्स है अनार। अनार से क्या होता है? अनार से वॉमिटिंग और नोज़िया में हेल्प मिलती है पेशेंट को। सो जवारिश अनारैन भी चला सकते हैं। कुछ प्रिकॉशंस के, इन पेशेंट, गर्ड वाले पेशेंट को कहेंगे कुछ प्रिकॉशंस लेने को, जैसे कि वो स्पाइसी फूड ना खाएं, स्पाइसी फूड खाने से अवॉइड करें, फैटी फूड्स खाने से अवॉइड कर सकते हैं, फ्राइड फूड खाने से, और गार्लिक और अनियन खाने से, और लेमन खाने से, और टोमेटो, ये सब चीज़ें ट्रिगर करती है गर्ड के सिम्टम्स को। और हम इसे कैफ़ीन और डेयरी प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करने को मना करेंगे, अवॉइड करने को कहेंगे, और कुछ फिज़ी ड्रिंक्स और चॉकलेट्स भी। सो गर्ड से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज़ है तो हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। Thank you for watching my video.